दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत राजेसर पैनुली जी मौजूद हैं। अक्सर आपने डिबेट शो में राजेसर पैनुली जी को अपनी बेबाक आवाज़ के साथ देखा होगा। हाल ही में राजेसर पैनुली जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। 3 बार प्रतापनगर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो सरकार साक्षात्कार करेंगे और पूछेंगे कि भाई कांग्रेस में थे और इससे पहले भाजपा में थे, दोबारा सब घर वापसी हुई है, तो क्या कुछ कारण है? क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। सर पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तो आपका भी, विजय रावत जी आपके साथ काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, और परवंदर डिजिटल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया एक साक्षात्कार करने का। आपका क्वेश्चन अब पूछिए कि क्या है। क्वेश्चन ये था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, घर वापसी हुई है, पहले तो आपको शुभकामनाएं। और बड़ा लेट कर दी घर आते आते, ऐसा क्या कारण रहा? नहीं, लेट नहीं, जब जब मौका मिला हम तो सबको समझाते हैं भाई, ऐसा है कि दूल्हा रोज तो सजा नहीं रह सकता। जब बारात आएगी या जिस दिन डेट फिक्स होगी उसी दिन ही सजेगा ना। तो जब बारात आने का समय हुआ तब आ गए, तो टाइम पे है और एकदम बारात टाइम पे लेकर के आए, ऐसा भी नहीं कि गलत टाइम है और तभी सजेगा दजेगा। अगर हर पूरे साल भर या 2 साल भर से पहले दूल्हा अपना पूरा मेकअप करके घूमता रहे तो लोग बोलेंगे पागल हो गया। तो सही समय पे आए और भाज देर आए दुरुस्त आए। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी ही पार्टी है। कुछ दिन के लिए हम बाहर चले गए थे, जैसे विदेश में शिक्षा लेने चले गए थे। बाद में पता चला कि जिस देश में शिक्षा लेने गए उसके शिक्षा का स्तर तो हमारे शिक्षा के स्तर से भी बहुत गिरा जुरा है, बहुत ही नीचे का स्तर है। तो अपने घर ही हमें लगा कि अपने घर में ही शिक्षा दीक्षा करना ज़्यादा उचित है। उसी ढंग से अपने में लगा कि उस राजनीति से ज़्यादा अच्छी राजनीति हम अपने घर में कर सकते हैं। तो समीकरण क्या बैठ रहे हैं इस बार प्रतापनगर विधानसभा में? बहुत ही, हम जब ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे थे तो अटपटे समीकरण हमें वहाँ के नजर आए। तो इस बार राजेश्वर पैनुली जी से विधानसभा में क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ समीकरण इस बार बैठ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है, समीकरण अच्छे हैं। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं अपने आप को पहले भी मानता था कि मैं एक स्ट्रांग कैंडिडेट हूँ। अब किन्हीं राजनीतिक कारणों से मुझे टिकट नहीं मिला, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, वो सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन तब भी अच्छे समीकरण थे, आज भी अच्छे समीकरण हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावनाएं भी काफ़ी अच्छी उस क्षेत्र में हैं। पैनुली जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि इंडिपेंडेंट के तौर पर जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी? भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट दे और उसके बाद तब जनता आपको स्वीकार करे। दोनों में इतना डिफरेंट क्यों है? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं से धीरे धीरे एक, अगर आप ओरिजिनल संविधान पढ़ें तो ओरिजिनल संविधान में तो यहाँ प्रावधान ये है कि आपने कैंडिडेट चुनना है। लेकिन हमारी धीरे धीरे ऐसी कुछ मानसिकता बन गई, खास करके आम जनता की, कि वो पार्टियाँ चुनने लग गई। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उतनी तवज्जो नहीं देती है। दूसरी दिक्कत क्या होती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ, उसके पास उतना तामझाम, उतना टेक्निकल नॉलेज, उतने सिस्टम, उतने धन की व्यवस्था, उतनी संरचना, उतना समय नहीं होता लोगों को अपने बूथ एजेंट को ट्रेंड करने का। इसलिए इंडिपेंडेंट का लड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, खास करके उत्तराखंड की जैसी जगहों पे, जहाँ पर कि अगर आप हमारे प्रतापनगर विधानसभा की बात करें तो एक गांव में 50 लोग हैं, किसी में 100 लोग हैं। तो उन सबसे लगातार आप टच में बन पाएँ, उनकी बातें सुन पाएँ, उन तक पहुंच पाएँ, वो बड़ा मुश्किल हो पाता है इंडिपेंडेंट को। तो हमने 3 बार लड़ करके देखा। ठीक है, वो गुस्से में लड़ता रहा या नाराज़गी की वजह से लड़ता रहा, या मुझे लगता था कि शायद हम ये विचारधारा बदल सकेंगे। कैंडिडेट की जो बात उस ओरिजिनल संविधान में जो बात कही गई थी कि कैंडिडेट देख करके चुनो, शायद बात हम उस जनता को समझा पाएंगे। लेकिन मैं आप मानता हूँ एज ए लीडर मैं फेलियर हूँ। मैं बात जनता को नहीं समझा पाया कि आप कैंडिडेट देखिए, न कि पार्टी देखिए। तो आज भी पार्टी कैंडिडेट देखने की जगह जनता प्रेफर करती है पार्टी देखना। और उसी का कारण आप पूरे उत्तराखंड में देखेंगे कि बड़ी मुश्किल से कोई एक दो, वो भी किसी इक्वेशन के कारण से कभी इंडिपेंडेंट जीत पाते हैं। नॉर्मली इंडिपेंडेंट बड़ा से बड़ा नेता भी यहाँ, चाहे आप किसी बड़े नेता को मान लीजिए, किसी को जिसने इंडिपेंडेंट यहाँ लड़ लिया है, अगर वो पार्टी इंडिपेंडेंट भी जीते हैं लोग उत्तराखंड में। आप बताएं, जैसे 2 ही 4 उदाहरण मिलेंगे आपको, हमेशा 2 या 3। और वो भी दोबारा लड़ लेते तो हार जाते हैं या वो क्षेत्र चेंज करते हैं। और ऐसे भी कई बड़े नेता हैं जो इंडिपेंडेंट लड़े थे, उसके बाद फिर पार्टी से ही लड़े, या पार्टी से पहले लड़े फिर उन्हें जोश आ गया। अभी हमारे साथ हेम आर्या ने जिन्हें ज्वाइन करा, नैनीताल के पास की उनकी कोई सीट है, तो वहाँ से ज्वाइन करा उन्होंने। उनका क्या, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, हार गए, तो उन्हें लगा कि मैं बड़ा भारी नेता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट भी जीत सकता हूँ, लड़े इंडिपेंडेंट।
तो मुझे लगता है कि जो उनको भारतीय जनता पार्टी से मान लीजिए 20,000 वोट मिले थे, इंडिपेंडेंट वो 4-5 या 7,000 वोट पे सिमट गए। तो इंडिपेंडेंट लड़ पाना सबके सब सक्षम नहीं, और जहाँ भी 2-4 जो इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं वो किसी न किसी दूसरे क्वेश्चन के कारण से जीत जा रहे हैं, या उनमें कई कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, उन सब कारणों से वो जीत पाते हैं। अच्छा, आप पार्टी से गए तो नाराज थे इसलिए गए, कुछ शर्तें थी आपकी, अब पार्टी में वापस आए हैं तो किस आश्वासन के साथ, किन शर्तों के साथ आप वापस आए हैं? देखिए, ना तो कोई आश्वासन है, ना कोई शर्त रखी है हमने पार्टी में। हमें जो लगातार ही लगा कि मुझे लगा था कि कांग्रेस का काफ़ी मतलब उनका जो हारने का स्तर है बहुत हो गया, वो काफ़ी कोई मूल चूल परिवर्तन करेंगे, ऐसा कुछ होगा कि जो उनके वर्किंग स्टाइल में, क्यों हम लोग क्यों रहे बीजेपी में लगातार हम लोग बीजेपी में लगा कि हमें लगा कि मूल रूप से राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बेहतर राजनीतिक पार्टी है, और हम लोग लगातार उसमें रहे। और हमें तब ये लगा कि जब कांग्रेस लगातार हार रही है तो इसे भी कुछ समझ आएगी, कुछ अच्छी चीज़ करेगी। लेकिन आज भी आप देखो, वही इन फाइटिंग हो रही है, वही लीडरशिप लड़ाई हो रही है, वही चेहरे जिन पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, जिन पे लगातार कई तरीके की अक्षमता, जिनको लगातार प्रूव होता रहा कि वो बहुत अच्छी पार्टी नहीं रही या उनके कैंडिडेट बहुत अच्छे रहे, वही कैंडिडेट फिर से लड़ने जा रहे हैं, वही लोग फिर से आगे चेहरा कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं कि क्योंकि जब भी आप निर्दलीय आप लोग चुनाव लड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जनता ने बिल्कुल नकार दिया, आपको भी अच्छे खासे वोट पड़े, लेकिन जो वोट का जो परसेंटेज जिताऊ कैंडिडेट को मिलता है वो आपको नहीं मिल पाया, तो ये तो नहीं है कि कहीं वही भरपाई के लिए आपने कहा होगा चलो कम से कम कैडर वोट तो मिल जाएंगे अगर पार्टी सपोर्ट करती है तो? नहीं, मैं पहले भी जब इंडिपेंडेंट लड़ा तो कोई इंडिपेंडेंट थोड़ी था तो पार्टी में ही। जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब लड़ा इंडिपेंडेंट। तो और जहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो कैडर वोट है या जो उनका स्ट्रक्चर है या जो हर बूथ पे लोगों को, जैसे मैं लड़ता हूँ, मान लीजिए हमारे 145 के करीब बूथ है, तो 145 बूथ पे मैं बड़ी मेहनत करके मुश्किल से 60-70 बूथों पे अपने लोगों को पोलिंग एजेंट बना पाता हूँ। ऑर्गेनाइज्ड पार्टी क्या है, वो 145 बूथ पे लोगों को बनाती है, और इनफैक्ट कम से कम उसके पास 30-35 ऐसे लोग भी, 30-35 बूथों के एक्स्ट्रा वर्क फोर्स होती है कि किसी कारण से वो फेल हो जाए, एक जो बूथ पे करा है तो दूसरी बूथ उसके जगह ले पाए। हमारे पास तो बड़ी मुश्किल से 50-60 बूथ पे ही हम लोग इकट्ठा कर पाते। हमारी जो टोटल ओवरऑल लिमिट तो है ही है, और इसका जरूर फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी हम एक ऑर्गेनाइज पार्टी के कैंडिडेट बनते हैं तो हमारी ताकत के साथ साथ उस ऑर्गेनाइज पार्टी की ताकत भी ऐड ऑन होती है। और निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देने के लायक समझा और टिकट दिया तो मुझे उसका एडवांटेज 100%। नहीं दिया तो तब उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, नहीं दिया तो हम लोग तो मान के ही चल रहे हैं कि हम पार्टी के ही वफादार रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, जो उनकी आधिकारिक जो भी सीमाएं होंगी उसके साथ ही काम करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे कि मैं फिर इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इन 3 बार इंडिपेंडेंट लड़के भी मैं देख चुका हूँ, और मुझे समझ में भी आ गया है कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो राजनीतिक पोर्टफोलियो जिसका है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें लगातार पिछले 25-26 सालों से या 30 सालों से जुड़ा रहा हूँ। क्योंकि हमने प्रतापनगर विधानसभा के भ्रमण किया था, आपने भी देखा होगा उस समय की वीडियो, तो हमने देखा कि प्रतापनगर की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। जो वहाँ के विधायक हैं विजय पवार, उनको भी लोग खासा पसंद नहीं कर रहे हैं इस समय। लोग कहते हैं कि भाई जो यहाँ की मूल समस्या है वो कोई भी पार्टी अभी तक हल नहीं कर पाई है। तो ऐसे में हो सकता है कि जनता उन्हें भी एक्सेप्ट ना करे, और हो सकता है कि पार्टी दोबारा से उन्हें टिकट दे, क्योंकि सिटिंग विधायक है। तो ऐसी असमंजस स्थिति में तो क्या आप जनता के साथ रहेंगे या फिर दोबारा से केवल कहेंगे कि हम तो पार्टी के ही हैं? देखिए, पहली बात तो हमें पार्टी की मंशा पे शक नहीं करना चाहिए। पार्टी अपना सर्वे करा रही है, पार्टी भी ये देखेगी, जो आप भी देख कर क्या है, पार्टी आपकी भी फीडबैक ले ही रही होगी, और दूसरे भी उसके अपने रिसोर्सेज वहाँ से वो फीडबैक ले रही होगी। अगर उन्हें लगता है कि कैंडिडेट कमज़ोर है, या उन्हें लगता है कि वो जो जनता के अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे जो कि जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। अब रह गई कि बात वो दोबारा लड़ाएंगे, तो हमने 3 बार लड़ करके देख चुका हूँ कि अगर मैं पार्टी से कहीं बाहर जाने की कोशिश करूँगा तो ऐसी अब कोई संभावना बची नहीं है। मैं रहूँगा पार्टी के साथ ही। हम अभी भी पार्टी को, अगर मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे लगा कि जो वर्तमान माननीय विधायक जी हैं
वो नहीं लगे तो हम जहाँ उचित फोरम होगा हम भी वहाँ अपनी बात कहेंगे और अपना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोग लगातार कहते रहें। और हमारे मेरे और दो की बात नहीं करें, हमारे 7-8 और भी कैंडिडेट हैं, उनकी बात भी करें। हो सकता है उनमें हम दोनों के अलावा भी तो भी हैं, वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो तो पार्टी उस पर कहीं ना कहीं विचार करेगी। अच्छा, आपको पैनुल जी, हम तो आपको देखते हुए आ रहे हैं, आपने अच्छे काम भी करवाए हैं, आपने काफ़ी संघर्ष लिए, लेकिन आपको ऐसी क्या यूएसपी आपको अपने अंदर नज़र आती है, ऐसी कौन सी बात नज़र आती है कि जो पार्टी को लगता है कि हाँ यार टिकट मिलना चाहिए तो राजेश्वर पैनुली जी को ही ये टिकट देंगे, ऐसी क्या चीज़ें हैं? देखिए, सबसे बड़ी यूएसपी अगर आप बोले तो यूएसपी ये है कि मैं बिना किसी सत्ता में, बिना किसी काम के मैंने कुछ न कुछ काम किए, चाहे वो डोबरा चाटी पुल हो, चाहे वहाँ केंद्रीय विद्यालय जो आज की डेट में मंत्री तक कोशिश कर रहे हैं अपने अपने जगह पे खोलने के लिए, 5-5 साल मंत्री रहते हुए आज तक केंद्रीय विद्यालय नहीं खोल पाए। ये मंत्रियों की हालत है, जिसमें केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। मैं तो उस समय अपने क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय ला पाया जिस समय हमारे पास केंद्र में दूसरे कांग्रेस की सरकार थी। तो एक यूएसपी है, लोगों को लगता है इस आदमी में विजन है। डोबरा चाटी पुल लगभग डूब गया था, जो लोगों ने मान लिया था कि नहीं बनेगा। मैं कांग्रेस के उस टाइम के लड़ करके और हमारे साथ लगातार जो उस टाइम जिसको मैं चैनल का नाम इस टाइम अब जो न्यूज़ 18 बन गया है जो चैनल, तो उस टाइम दूसरा चैनल उसका नाम क्या बोलते थे, मैं नाम अभी याद रिकॉल करके बता दूंगा। उसकी टीम को लेकर के वहाँ गया, पूरा प्रेशर बनाया, मुख्यमंत्री तक को जिस टाइम माननीय हमारे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उनसे इंटरव्यू कराया, वो भी झलझला गए। तो उनको समझाया, उनसे बात करी, वो भी कह रहे थे नहीं नहीं बन जाएगा। तो हमने पूछा था उनसे कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या तरीका है। हमने आरटीआई लगा करके तो एक पुल के लिए भी हमने संघर्ष किया, जो उस पुल की मेन आज की डेट में स्ट्रीमलाइन है, जिसका आज की डेट में सारी पार्टियां श्रेय लेने को तैयार हैं, जहां सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना है। तो हमारी जनता को, हमारी तरफ के लोगों को या हमारे जो क्षेत्र के लोगों को लगता है कि इस आदमी में कोई ना कोई एडिशनल चीज़ है जो कुछ चीज़ें अदर देन कर सकता है। ये खड़ंजे के ठेकेदार में हिस्सेदारी वाला नेता नहीं है, ये ठेकेदारी करने वाला नेता नहीं है, ये एक्चुअल नेता है। और एक्चुअल इसको ऐसी चीज़ें इसको समझ में भी आती हैं और एक्चुअल जनता की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। एक्चुअल की आपने बात करी, आप लगातार हम देखते हैं कि प्रखर रहते हैं, सवाल कई पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, लेकिन अब आप खुद भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो अब जो ये रवैया है वो ढीला ढाला पड़ जाएगा, कहेंगे चलो यार अब तो इस पार्टी में आ गए हैं, अब इससे सवाल नहीं पूछते हैं, कि अब उनसे भी सवाल पूछेंगे पार्टी में रहते हुए? देखिए, सवाल पूछने का तरीका बदल सकता है। हम पब्लिक फोरम में पूछते थे, अपोजिशन में तो पब्लिक फोरम में पूछते हैं। अब हम इंटरनल पूछेंगे कि मुझे लगेगा कि कोई गलत बात हुई है या मुझे लगेगा कि हमारे क्षेत्र के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो नेचुरली पूछेंगे। जो इंटरनल फोरम होगा उस पर जरूर पूछेंगे। और मजबूती से रखने वाला आदमी हूँ मैं, हमेशा मजबूती से काम करता रहा। ऐसा नहीं कि इतने साल तक बीजेपी में रहा, कोई 1-2 साल की बात भी नहीं, और लगातार रहे। और इसी बीजेपी में जनरल खंडूड़ी जैसे आदमी भी रहता है जो प्रखर रहे और जो बहुत लोकप्रिय भी रहे, और आज भी बहुत लोकप्रिय है, जबकि वो कहीं सही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम इस फोरम में इसमें हम पूछ नहीं सकते। हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जैसा रहे, मोदी जी जैसे के नेता हैं, और अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने, सब प्रखर हैं। ऐसा नहीं, आप नहीं बोल सकते प्रखर नहीं है, लेकिन अब फोरम बदल जाता है कि हम उसको पब्लिक फोरम पे कितना पूछ पाएंगे। ये आपकी बात हो सकती है, आप बोलोगे आप पब्लिकली पूछ पाओगे कि नहीं पूछ पाओगे। हो सकता है कि पब्लिकली पूछने में हमें दिक्कत हो, अगर वो बातें हम इंटरनली सुलझा लें। और 90% चांसेज ये हैं कि हम इंटरनली, मैं इतना सक्षम हूँ कि इंटरनली उनको अपनी बात समझा सकता हूँ, और जो जायज़ बात होगी, जायज़ बात वो मानते हैं। जायज़ बात मानते हैं। तो आप प्रतापनगर विधानसभा की हम लोग बातें कर रहे हैं, अगर टिकट देती है, अगर विधायक बन के आते हैं आप लोग, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि अगर मैं विधायक बन के आऊँगा तो हाँ ये समस्या, इस जगह की ये समस्या पर्टिकुलर मैं इसको सुलझाऊँगा? देखिए, हमारी जो मुख्य समस्या समझ लीजिए, सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जो है, मैं ये करना चाहूँगा कि ऐसा सिविल हॉस्पिटल उसी एरिया में रहे, जो सिविल हॉस्पिटल जिसमें आईसीयू यूनिट भी हो, जिसमें जो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई और चीज़ें हों, एक तरीके के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं पहले हुआ करती थी, लगभग उसी की तरह के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सुविधा हो। उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर भी हों, अच्छी मशीनें, जो डायग्नोस्टिक मशीनें होती हैं, चाहे एक्सरे मशीन मान लीजिए, चाहे हो सकता है कोशिश करेंगे सिटी स्कैन मशीन भी हो, इस टाइप के और भी जो फैसिलिटी होती हैं वो वहाँ पर लाई जा सकें। एक प्राथमिकता तो ये है। दूसरी प्राथमिकता आ जाती है एजुकेशन। हम अब एजुकेशन ऐसी लाना चाहते हैं जो वास्तविक रूप से लोगों को इतना शिक्षित करें कि वो आईएएस के लिए भी अगर compete करना चाहें तो कर लें,
वो किसी दूसरे के लिए compete करना चाहे और अपने नॉलेज के लिए भी compete करना चाहे। देखिए कई बार क्या होता है कि हर आदमी सोचता है कि शायद जब पढ़ा लिखा हुआ है तो नौकरी मिलनी चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये बात एक तो हमें याद रखनी पड़ेगी। अब सरकार में इतनी नौकरियां मिलने की संभावना नहीं होती है, लेकिन आप अपने में इतनी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लो कि आप खुद का रोजगार कर सको। तो वो एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी चाहिए। और इस मामले में मेरे दिमाग में तो बहुत क्लियरिटी है, मैं कितना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि वहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे यहाँ सेम मुखे मंदिर है, हमारे यहाँ वैसे खैट पर्वत भी है, हमारे यहाँ कैमडा खाल भी है, तो लेकिन हम सेम मुखे मंदिर की बात करें तो वहाँ पर एक हम संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलना चाहेंगे जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी हो, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने हमारी संहिता है उसके हिसाब से पढ़ाया जा सके, और जैसे बीएससी एमएससी इस तरह की डिग्रियां दी जा सके, चाहे वो ज्योतिष ज्ञान में हो, चाहे संस्कृत ज्ञान में हो, जरूरत पड़े तो फिजिक्स में भी हो, जरूरत पड़े तो जो खगोलीय शास्त्र होता है उसमें भी हो, जिससे बाहर के भी लोग वहाँ आए। तो एक तो उससे रोजगार बढ़ता है, दूसरा हमारे यहाँ के लोग कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, बाहर जाके जब चाहे वो भागवत करें चाहे पूजा करें तो ये होता है कि जो सेम मुखिम से मंदिर से ये पुजारी आया है तो ये कॉम्पिटेंट है, इसको नॉलेज है, इसको पूरी सब चीज़ें समझ में आती है कि पूजा पद्धति क्या होती है और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो इसको नॉलेज है, जिससे उसकी रिकॉग्निशन हो। दूसरा मैं जो चाहता हूँ कि वहाँ पर कहीं ना अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज खुले, जैसे आप देहरादून में देखते हैं सबके सब लोग देहरादून में सारी चीज़ें, कोई अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज भी खुले, क्योंकि हमारे यहाँ वो भी लड़के कॉम्पिटेंट हैं कि जो स्पोर्ट्स कॉलेज में करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स कॉलेज का मतलब ये हो कि सिर्फ क्रिकेट खेलते रहे या फुटबॉल खेलते रहे या हॉकी खेलते रहे। वो लड़के जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आप पुलिस में भी नौकरी पाते हैं, आर्मी में भी नौकरी पाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में भी आप नौकरी पाते हैं। अब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियाँ वो नहीं रहेंगी जो लट्ठा लेके घूमती हैं, अब हाईटेक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं जो लगभग उसकी बराबरी करती हैं जो पुलिस फोर्सेज में होती हैं, उस टाइप की सिक्योरिटी एजेंसी में भी जाते हैं। इस ढंग की चीज़ें जो हम कर सकें। और जो तीसरी प्राथमिकता जो मेरी है और जो मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि टेहरी डैम बनने के कारण से प्रतापनगर पूरा का पूरा बिछड़ा है, और टेहरी डैम से लगभग 200 करोड़ रुपए सरकार को मिलते हैं, उत्तराखंड सरकार को मिलते हैं। तो उसका कुछ अंश दे करके हमारे क्षेत्र में बिजली की दरें कम की जाए या सब्सिडाइज की जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नील कर दी जाए, क्योंकि नील करना एक गलत चीज़ हो जाएगी, लेकिन बिजली की दरें सब्सिडाइज की जाए, कम की जाए, और जो हमें दूसरी असुविधाएं होती हैं उसमें एक्टिव सपोर्ट करें। और तीसरी बात, जो आप झील से रोजगार उत्पन्न करते हैं उसका कम से कम 60 से 70% शेयर जो हमारे यहाँ जो उस इक्वल कॉम्पिटेंट के बच्चे हैं या जिनकी नॉलेज इक्वल है, उनको उस टाइप का रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। पहला हक हमारे यहाँ के लोगों का हो जो झील से, मेरे यहाँ का मतलब ही नहीं कि सिर्फ प्रतापनगर, हमारे अगल बगल वाले भी 2-3 जो हैं, घनसाली का भी कुछ पार्ट है, उधर से उत्तरकाशी का भी पार्ट है, तो उन लोगों को भी जो है प्राथमिकता मिले, और उस क्षेत्र में जो भी रोजगार उत्पन्न होते हैं जहाँ तक इक्वली क्वालिफाइड है उनको प्राथमिकता के साथ साथ उनको फर्स्ट राइट मिले कि उस काम को कर सके, जिससे हमारे यहाँ के ये आपके दिमाग में योजना है। एक चीज़ और, जब मैं प्रतापनगर का भ्रमण कर रहा था तो कई गांव मेरे को ऐसे मिले जहाँ पर बाहर लिखा होता हर घर नल और हर घर जल, जो भाजपा की भी योजना है। लेकिन जब वास्तविकता हमने देखी, गांव जब हम लोग गए तो कई ऐसे गांव हैं, मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ गांव के अभी, तो उसमें हमने देखा कि गांव में नल तो हैं लेकिन उनमें जल नहीं है। केवल ठेकेदारी प्रथा वहाँ पे चला रखी है, पाइपलाइन वहाँ पे बिछा दी है, लेकिन उनसे पानी नहीं आता। हमने पूछा कि भाई पानी क्यों नहीं आता, कहता है यहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है, खाली ये नल बिछा दिए गए। वहाँ खेती के लिए लोग, आप तो प्रतापनगर की अच्छी तरीके से जानते हैं प्रतापनगर की स्थिति, वहाँ पर खेती के लिए लोग पानी पर बरसात पर निर्भर रहते हैं कि बरसात होगी तब जाके हम खेती करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें भाजपा में भी हुई हैं, भाजपा के, क्योंकि वहाँ के विधायक हैं, तो इस वजह से भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो इस चीज़ को कैसे आप उसको सही से करेंगे, क्योंकि अब भाजपा से तो लोग नाराज़ हैं। अगर आप भाजपा की में जा रहे हैं, भाजपा अगर टिकट दे रहे तो लोगों को किस तरीके से समझाएंगे कि भाई मैं आऊँगा तो मैं हर घर नल और हर घर जल की जो मैंने बात कही वो मैं दूंगा। देखिए रावत जी, जहाँ तक मुझे लगता है लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, वो समझते हैं कि ये आदमी वो है कि खाली बिना पानी वाला नल लगाएगा। और जो हमारे यहाँ होना क्या चाहिए था, 2 चरण में होना चाहिए था, जिसमें पहले टैंक बनना था बैक साइड में, उसके बाद नल का कनेक्शन होना चाहिए था। हुआ क्या है कि कनेक्शन पहले बन गया और पानी का टैंक जो बैकअप पे आना चाहिए था वो बाद में आ रहा है, तो वो एक दिक्कत है। तो वो एक दिक्कत जो मुझे लगता है कि वो दूरदृष्टि, समझदारी और सिर्फ ठेकेदारी में जो लोग इन्वॉल्व रहे, वो क्योंकि हमारे यहाँ लगातार वही लोग कहीं ना कहीं से सत्ता के भागीदारी में वो लोग रहे, तो उनके कारण से जो है ये दिक्कत आई है, जो मुझे अभी तक समझ में आई बात। और ये दिक्कत
मुझे लगता है कि मैं लोगों को समझा पाऊंगा आराम से कि देखो ये दिक्कत है। और जहाँ तक आपकी बात रहेगी पानी की बात, मैंने तो वो जगह देखी है, बांसवाड़ा देखा जगह जहाँ सूखा रहता था राजस्थान में, वहाँ नहर ला करके पानी लाया गया। तो प्रताप नगर में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी दृष्टि क्लियर है, आपकी समझ क्लियर है, आपको पता है कि काम कैसे कराना, और सबसे बड़ी बात, आप नियत के साथ और ईमानदारी से काम करना चाहते हो, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था। मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि वहाँ के विधायक जो अभी करंट है वो भारतीय जनता पार्टी से ही वो अभी आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोग पहले भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जता चुके हैं, तो लोग फिर दोबारा से क्यों जिताएं कि भाई अब चेहरा चेंज कर लिया है क्या, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताएं? देखिए ये बात मैं नहीं कह सकता कि वो उनकी कम्पिटेंसी या कितनी क्या रही, लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, लोग मेरे पर विश्वास रखते हैं। वो बियॉन्ड शायद पार्टी लाइन भी विश्वास रखेंगे कि ये आएगा तो ये इसकी इतनी समझ है, इसका इतनी नॉलेज है, इसकी इतनी जो आगे से समझाने की क्षमता है, ये काम ठीक से करा सकेगा, ये उन ठेकेदारी के चक्करों में नहीं फंसेगा और जनता का जो वास्तविक भला होगा वो करेगा। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी फोरम पे बात रखी है आपने कि भाई आपके विधायक ने तो इस तरीके से काम किए हैं, क्योंकि आपको तो धरातल की स्थिति पता ही है कि भाई पानी है, नल है, पानी नहीं है, इस प्रकार के काम किए हैं, तो लोग क्यों वोट देंगे? इस प्रकार की बातें हुई है जब हाईकमान से आपकी बात हुई होगी, जब पार्टी ज्वाइन की? देखिए अभी मुझे पार्टी ज्वाइन की मुश्किल से 4-6 दिन हुए हैं। मतलब 2 तारीख को ज्वाइन करी, 3 तारीख से प्रवर्तन रैली लगी। लेकिन ये बातें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में भी सबको पता है। मेरे कहने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी जितना उन लोगों को खुद भी पता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ चल रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पार्टी ऑल्सो चल रहा है, जिसके कारण से लगातार पार्टी को कोई ना कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वो चाहे, ऐसा नहीं है कि लीडरशिप की कोई दिक्कत है या स्टेट लीडरशिप की दिक्कत है, लेकिन वो बात जो हम नीचे कम्युनिकेट ठीक ढंग से आम जनता को नहीं कर पा रहे, वो उनको दिक्कत मुझे लगता है कि समझ में भी आती है और वो मेरे ज्वाइन करने के बाद भी समझ में आती है। और एक पक्ष ये भी है कि उन्हें लगता है कि मैं इतना कम्पिटेंट हूँ कि मैं ये बातें समझा सकूँगा कि देखो जो एंटी इनकम्बेंसी जो इन सब चीज़ों के कारण से लग रही है, योजना ये है, इस योजना का जैसे आप नल में जल वाली बात करें तो उसमें समझाया जा सकता है कि जो टैंक की योजना है, पीछे टैंक लगेगा, क्योंकि अगर हम आगे लाइन ही नहीं लगाएंगे, पीछे टैंक लगा के पानी भर देंगे तो जाएगा कहाँ, इसलिए हमने पहले नल लगाए, अब पानी लाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको हमारी तरफ से। तो ये थे हमारे साथ राजेश्वर पैनुल जी, लगातार राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और अब घर वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी में और प्रताप नगर के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जो आपने देखा भी होगा कि जो प्रताप नगर का जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर से एक जो स्कूल जो लेके आए हैं, कौन सा केंद्रीय विद्यालय जो लेके आए हैं, वो भी राजेश्वर पैनुल जी की देन। अब देखते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या इनकी काबिलियत के हिसाब से टिकट देती है, और टिकट अगर देती है तो उसके बाद जीत के आते हैं और तो किस प्रकार से काम करते हैं ये आगे भविष्य में देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना परवजन डिजिटल।